आज पूरे घर में इंतहाई रौनक ही रौनक थी। अफ्तारी की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। कल ही तो चांद नजर आया था और आज पहला रोजा था। मुराद हाउस में किचन से रंग बिरंगी खुशबुएं उठ रही थी। जवेरिया बेगम चूल्हे पर सालन भून रही थी तो नसीमा बेगम पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। आलिया दूसरी तरफ समोसे तल रही थी। जवेरिया बेगम को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने आलिया को देखा। आलिया, अलमीरा को उठाने को किससे कहा था? अभी तक सो रही है। उन्होंने चम्मच देचकी में रखा और बाहर जाकर सकीना को आवाज लगाई। वो जो बरामदे में झाड़ू निकाल रही थी। आवाज सुनकर फौरन से उधर आई। अमीना को उठाओ, अभी तक सो रही है, रोजे का वक्त होने वाला है। जवेरिया बेगम की बात सुनकर फौरन से अमीना के कमरे की तरफ जाने ही लगी थी कि सीढ़ियों से उसे अमीना उतरती नजर आई। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे और शायद वो नींद में भी थी और आंखें मिलती हुई वो नीचे उतर रही थी। उसने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी और इससे पहले कि वो कुछ कहती, अमीना का सर चकराया और वो सीढ़ियां उतरते उसका पाँव अचानक से फिसला और एक जोरदार चीख उसके मुंह से बरामद हुई और वो लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगी। तभी सीढ़ियों के पास खड़े अरसलान ने उसे देखा, फौरन से दौड़कर अमीना को गिरने से बचा लिया था। अब वो उसकी मजबूत बाहों के ही सामने थी और खौफ से कांप रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगले ही लम्हे वो बेहोश हो गई थी। अमीना, अमीना क्या हुआ है? आंखें खोलो। ये कहते उसने किचन की तरफ आवाज लगाई। जवेरिया चाची, आलिया, अम्मी अब्बू फौरन से इधर आए। अमीना बेहोश हो गई है। अमीना को छोटा भाई जो वहाँ सोफे पर बैठा गेम खेल रहा था ये सुनते ही हंस पड़ा। अरे यार आपी, ऐसी भी क्या कमजोरी, अब तो पहले रोजे में ही ढेर हो गई। जवेरिया बेगम आवाज सुनते फौरन दौड़ते हुए बाहर आई और मीना को इस तरह बेहोश देखकर उनकी चीख निकल गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया? उन्होंने उसे देखते अपने दिल को थाम लिया। आलिया फौरन से पानी का गिलास भरकर लाई थी। अरसान ने अमीना को सोफे पर लिटाया। कहा भी था इसे, कमजोरी है, रोजा मत रखना, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन ये लड़की किसी की मानती ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। हौसला रखो, थोड़ी सी कमजोरी, अभी होश आ जाएगा। नसीमा बेगम ने अपनी देवरानी को हौसला दिया था। 2-3 मिनट बाद ही अमीना की आंख खुली और वो एकदम से उठ बैठी। अपनी अम्मी के हाथ में पानी का गिलास देखकर उसने हैरानी से उन्हें देखा। आपने मुझे पानी तो नहीं पिलाया ना? ये सुनते ही जवेरिया बेगम ने गले से लगा लिया। पानी की बच्ची, मेरी तो जान ही अटक गई थी। मैंने तुम्हें पानी पिलाया ताकि तुम होश आ जाए। ये सुनते ही अमीना रोने लगी। अम्मी, आपने ये क्या कर दिया? मेरा पहला रोजा था और आपने मुझे पानी पिला दिया। मैं तो रोजा रखा था ना, बस 15 मिनट ही तो बाकी थे अभी। ये सुनते ही अरसलान और आलिया मुस्कुराए। तुमने रोजा रखा था? अच्छा बताओ, रोजा किस पर फर्ज है? अमीना ने उसे आंखें फाड़ कर देखा लेकिन खामोश रही। ये अरसलान था। अरे बाबा, रोजा जिंदा इंसान पर फर्ज है और तुम तो अभी चंद मिनट पहले बिल्कुल मुर्दा हो चुकी थी। तुम्हें 15 मिनट तक होश ना आता तो क्या अफ्तारी का इंतजार करते? लेकिन वो फिर से रोने लगी। आप सबने मेरे साथ जाती की है, मेरा रोजा ही खत्म करवा दिया। मैं होश में आ जाती, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? अरसलान ने उसकी तरफ देखा और सर ही पीट दिया। सेहत जरूरी है, जब ठीक हो जाओ तब रखना। आज इफ्तार कर लो हमारे साथ। लेकिन अरमीना ने गुस्से से मुंह फेर दिया। तभी जवेरिया बेगम ने अफ्तारी का सामान उसके आगे रखा। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, लेकिन कल से तुम रोजे नहीं रखोगी। जब तक ठीक नहीं हो जाओ तब तक तो कोई जरूरत ही नहीं है, समझी? तो अमीना ने अपना सर झुका लिया और इस्लाम से देख कर आ गया था। वो 18 बरस की थी लेकिन धान पा कमजोर सी थी और आज पहले रोजे में ही वो ढेर हो गई थी। अरसलान उसकी आंखों में चमकते मोती को देखकर एक लम्हे के लिए मबहूत हुआ और फिर सर झटक दिया। इस मंजर को आर्य ने गौर से देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी थी और इस पर एक नया राज मुनकशिफ हुआ था और वो अब इस राज को जल्द अज जल्द अमीना के हलवाने करने वाली थी। रात का आखिरी पैर था। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अलार्म की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसे एक झटके से मोबाइल उठाया तो सहरी के वक्त में बस कुछ ही देर बाकी थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और किचन की तरफ आई, जहाँ जवेरिया बेगम से देखकर डांट रही। तुम क्यों उठी हो? कल का रोजा भी खराब हो गया था ना, अब जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हें सोना चाहिए। उन्होंने उसे कहा तो अमीना चिढ़ गई। अम्मी यार, क्या है, रोजा नहीं रखने दे रही हो तो फिर कम से कम रोजेदारों के लिए सहरी तो मुझे बनाने देना। जवेरिया बेगम मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा थकना मत,
बल्कि एक काम करो, तुम लस्सी ही बना दो, बाकी मैंने और आलिया ने सब देख लिया है, अभी थोड़ी ही देर में मेज सजा लेंगे। अमीना ने हाँ में सर हिलाया और किचन में आकर लस्सी बनाने लगी। साथ ही साथ वो गुनगुना भी रही थी, मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, तौफीक दे। कल से उसका छोटा कज़न मोबाइल में क्लिप देख देख कर उसे भी ये हिफ्स करवा चुका था और आज उसकी ज़ुबान पर भी ये जारी हो गया था। तभी आलिया अंदर आई और उसे इस तरह गुनगुनाता देख कमर पर हाथ रखी उसे देखा। रोजे तो रख लोगी, लेकिन नीयत भी साफ होनी चाहिए। अमीना ने चौंक कर उसे देखा, जो शरारत से मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब है? हाँ, तुम्हारी मेरी नीयत साफ ही थी, समझी तुम? वो मुंह बसोड़ने लगी थी। हाँ हाँ, सब जानती हूँ, तुम्हारी नीयत तो साफ है, लेकिन तुम्हारा दिल साफ नहीं है। अब की बार अमीना ने पास रखा चम्मच उठाकर आलिया का निशाना लिया, लेकिन वो पहले ही आगे बढ़कर उसके हाथ से चम्मच ले चुकी थी। अब हमसे तो ना छुपाओ, तुम्हारे दिल की हालत तुम्हारी दोस्त को नहीं मालूम होगी तो और किसे होगी? आलिया ने आंख मारकर उसे कोनी मारी तो अमीना उसे देख कर आई। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे देखते और अपनी नजरें चुराई, लेकिन चेहरे पर छाई लाली को छुपा ना सकी। ये लाली, ये शर्माना, ये मुस्कुराना, नजरें झुकाना, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। अमीना का दिल जोर से धड़का और उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई, जिसे उसने जब्त किया था। बकवास बंद करो अपनी। आर्या ने हंसते हुए अपने सीने पर हाथ बांधे। अब तो तुम बकवास ही कहोगी, अब भाई तो किसी और के दिल में बसा लिया ना बा। आलिया तो बकवास ही लगेगी ना। अमीना ने आगे बढ़कर उसकी कमर पर एक धमोका रसीद किया। चुप हो जाओ, कुछ सुन लेगा। आलिया ने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। सुनता है तो सुनता रहे, तुम भी हक कहने से न डरना, आखिर को प्यार किया है तो डरना क्या। ये सुनकर वो दोनों खिलखिला कर हंस पड़े थी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं तुम्हारे दिल में अरसलान भाई रहते हैं। इस कदर साफ गोई पर वो आलिया का मुंह ही दिखती रह गई थी। उसे चम्मच वहीं पटका और अपने पैर पटकती बाहर निकल गई थी कि किचन में पानी पीने के लिए आते अरसलान से वो बुरी तरह से टकरा गई थी। ओ आई एम सो सॉरी, तुम्हें लगा तो नहीं? उसे अमीना से पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर बिखरे गुलाल को देख वो एकदम से ठटक कर आ गया। तुम ठीक हो? वैसे तुम सहरी में क्यों उठी हो? तुम्हारी तो कल तबीयत खराब थी ना? अरसलान ने फिक्रमंदी से पूछा। तो एक लम्हे के लिए उसने अरसलान की तरफ देखा और अगले लम्हे उसने अपनी पलकें झुकाई। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आलिया उसे अरसलान के नाम से छेड़ रही थी और अब वो उसके सामने खड़ा मोहब्बत के सबूत देता उसके होश उड़ा रहा था। तभी जवेरिया बेगम ने अरमीना को आवाज लगाई। जी अम्मी आई। ये कहते वो साइड से निकलकर भागते ऊपर की तरफ दौड़ गई। अरसान सीने पर बाजू लपेटकर उसके मुस्कुराते हुए जाता देखता रहा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं सुना? मैंने सब सुन लिया मोहतरमा। क्या आपके दिल में हम घर कर चुके हैं और आपके दिल में हमें ही घर करना चाहिए, क्योंकि ये दिल हमारा है। उसे मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में कहा और अंदर बढ़ गया। मोहब्बत की एक नई कहानी जन्म ले रही थी, लेकिन क्या ये कहानी अपने इंजाम तक पहुंचने वाली थी? कौन जाने। रात का आखिरी पहर चल रहा था, तहज्जुद का वक्त हो चुका था। तमाम अफराद सहरी करके तहज्जुद अदा कर रहे थे, लेकिन अरसान अभी तक नहीं उठा था। तभी नादरा बेगम ने ड्राइंग रूम में बैठी आलिया की तरफ देखा। जाओ बेटा, अरसान को उठाओ। नसीमा बेगम घर पर नहीं है तो वो उठा ही नहीं है, तो कल सुबह तक आएंगे। अभी जाओ, एक काम करो, उसे जुगाओ तो सही, सहरी का वक्त निकल जाएगा। ये सुनते ही आलिया ने शरारत से पास बैठी अमीना की तरफ देखा, जो अपनी अम्मी से बात कर रही थी। अम्मी, मेरी नमाज अभी बाकी है। अमीना पढ़ चुकी, आप इसे कहे ना ये जाकर उस लाड कॉर्नर को उठाए जो किसी के उठने से नहीं उठता। आलिया की बात पर अमीना चौंक कर उसे देखा और इशारे से नफी में सर हिलाया, लेकिन आलिया ने मुस्कुराते उसे आंख मारी थी। देखिए अम्मी, एक नंबर की काम चोर है, अब इसे इतना काम से नहीं होता। चलो उठ जाओ। अरसलान भाई को उठा। उसे बकायदा अमीना का हाथ थामा और उसे बाहर की तरफ देखेगा तो बेबसी से सी दिखाई देने लगी। तुम्हें बाद में पूछती हूँ, उसने उंगली से उसे वार्निंग देते हुए कहा और फिर धीरे धीरे चलते अरसान के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसे दरवाजा खटखटाया था। अरसलान भाई उठे, सहरी का वक्त खत्म होने के करीब है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने दूसरी बार दस्तक दी। अरसलान भाई, अब सुन रहे हैं, उठ जाए ना। दिल की धड़कन बेकाबू थी और हाथों में अजीब सी लर्जिश थी, लेकिन अरसान उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो बिस्तर पर
کروٹ لیے سو رہا تھا. کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے آگے بڑھ کر سوئچ پر ہاتھ مارا تو لائٹس جل اٹھی. وہ تھوڑا آگے آئی اور اسے دوبارہ سے اسے آواز تھی، لیکن وہ گویا کوڑے گدے بیچ کر سو رہا تھا. اب اس کے اور قریب آئی. احسان بھائی اٹھے. اسے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا کندھا جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ ارسلان نے اگلے لمحے پٹ سے آنکھیں کھول کر ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا. امینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اسے بیچ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑے مجھے. وہ ایک دم ہکا پکا رہ گئی تھی. ارسلان نے گہری نظروں سے مسکراتے اسے دیکھا. کون ہے تمہارے دل میں؟ اس اچانک سوال پر ارمینا نے بے اختیار اپنا تھوک نکلا. آپ میرا ہاتھ چھوڑے. اس نے اس کا سوال سراسر نظر انداز کر دیا تھا. ہاتھ تو اس وقت چھوڑوں گا نا جب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تمہارے دل میں کون ہے. ارسلان کی گرفت اس کے ہاتھ پر کافی مضبوط تھی. ارمینا چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکی تھی. ارسلان بھائی پلیز چھوڑ دے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارسلان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. امینا کا ہاتھ ابھی تک اس کی گرفت میں تھا. پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کون ہے، پھر ہی چھوڑوں گا. آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تو ارسلان نے ہاتھ آگے بڑھا کر آنسو صاف کیے. اتنے نازک دل ہو تم. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غور سے بولا تو چند قدم پیچھے بیٹھی تھی. بولو ڈر کیوں رہی ہو، ایک بار بتا دو، پھر کبھی نہیں پوچھوں گا. اس کا نرم لہجے نے ارمینا کو حوصلہ دیا. اس نے فوراً سے سر چکا لیا. آنسوں میں بھیگی آنکھوں میں ارسلان نے اپنا نام سنا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا. پھر سے کہو نا. اسے ارمینا کے کان میں سرگوشی کی تو روتے روتے ہنس پڑی تھی. آپ ہے. ارسلان بے ساختہ مسکرایا تھا. آپ یا نہیں میں. ارمینا نے محض سر ہلایا تو ارسلان نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا. تم جانتی ہو میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، ہر وقت ہر پل. ارمینا نے حیرت سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. سچ؟ وہ یقین نہیں کر پائی تھی. بالکل سچ. ارسلان نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اسے یقین دلایا. کل جب تم بے ہوش ہوئی تھی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے. ارمینا کی ساری شرمندگی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک میٹھا سا احساس پیدا ہو گیا. اب بہت اچھے ہیں. ارسلان نے سنتے اسے آنکھ ماری. اور تم بھی اچھی ہو. تمہارا دل صاف ہے اور اب اس صاف دل میں میرا ہی نام ہونا چاہیے. امینا نے نظریں جھکا لی تھی. دونوں کے درمیان کچھ دیر خوبصورت سی خاموشی بکھری رہی. تبھی ارمینا کو اچانک سے ہوش آیا. یہاں کیوں آئی تھی؟ آپ سحری تو کر لے، وقت ختم ہونے کے قریب ہے. چچی جان نے مجھے آپ کو اٹھانے کا کہا تھا. یہ سنتے ہوئے اس کے اور نزدیک آیا. تم کرواؤ گی سحری تو ضرور کروں گا. ارمینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. ارسلان ہنس پڑا. اچھا تو ایسا ہے کیا. چلو کوئی بات نہیں، وہ وقت بھی جلدی آ جائے گا. اس نے اسے آنکھ مار کر کہا تو ارمینا ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ہنستے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی. دل البتہ زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ باہر آئی تو عالیہ مسکرا رہی تھی. پیچھے ارسلان بھی آیا تھا. واہ واہ لارڈ گورنر جا کے ان کی وزیر داخلہ بھی دیکھو تو کتنی کچھ نظر آ رہی ہے. امینا شرم سے سرخ پڑ گئی. ارسلان نے عالیہ کی طرف دیکھا. تمہارا بہت شکریہ عالیہ، تم نے آج واقعی ہی کمال کر دیا. وہ تینوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے. آؤ بیٹا بیٹھو، آج کی سحری خاص میں نے بنائی ہے. ارسلان نے مسکراتے ہوئے امینا کی طرف دیکھا. خاص رمضان میں خاص سحری کچھ لوگوں کو بہت خاص بنا دیتی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ سحری کرنے میں مگن ہو گیا تھا اور ادھر ارمینا نے اپنا دل تھام لیا تھا کہ آنکھ دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی تھی. افطار کا وقت قریب تھا. گھر میں خاص رونق تھی کیونکہ آج ارمینا کی خالہ صفیہ ان کے ہاں افطار پر آ رہی تھی. وہ کئی سالوں بعد اپنے بیٹے عباد کے ساتھ آ رہی تھی جو بیرون ملک سے 2 دن پہلے ہی واپس لوٹا تھا. جویریہ بیگم نے طرح طرح کے پکوان تیار کیے تھے. ارمینا نے خاص طور پر فروٹ چاٹ بنائی تھی جو اسے بہت پسند تھی. دروازے کی گھنٹی بجی تو عالیہ نے دروازہ کھولا. صفیہ خالہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی. پیچھے ان کا بیٹا عباد بھی تھا. اونچا لمبا قد، صاف رنگت، جدید لباس اور انداز نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا تھا. وہ بیرون ملک رہ کر کافی نکھر گیا تھا. آؤ صفیہ آؤ، میں تم سے ملنے کو ترس ہی گئی تھی. جویریہ بیگم نے ان کا پرجوش استقبال کیا. نادرہ بیگم اور نسیمہ بیگم بھی ان کی شخصیت کی دل دادا تھی. صفیہ خالہ بھی مسکرائی تھی. مجھے خود تم سب سے ملنے کا بہت دل تھا. انہوں نے بات آگے بڑھائی.
پھر انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے میرا عباد، ابھی 2 دن پہلے ہی لندن سے آیا، مجھے کہتا ہے امی ابھی میں آ گیا ہوں، تو اب دل کھول کر خاندان کے لوگوں سے ملیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جویریہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے بھانجے کی کمر تھپکی تھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی نکھر گئے ہو۔ عباد نے مسکراتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ اس کی نظریں کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارمینا کچن میں تھی، باہر آئی تو عباد نے اسے دیکھ کر مسکرایا، ارمینا تم ارمینا ہو نا؟ واہ تم تو بڑی ہو گئی ہو، پہچانا ہی نہیں میں نے تمہیں۔ ارمینا نے شائستگی سے اسے سلام کیا، السلام علیکم عباد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ عباد بے تکلفی سے اس کے قریب آ گیا۔ بھائی مجھے بھائی مت کہو، ہم تو ساتھ کھیلتے ہیں بچپن میں، تم مجھے عباد کہہ سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ ارمینا کوئی جواب دیتی وہ اس کے اور قریب آیا، تم نے تو بہت خوبصورتی اختیار کر لی ہے، لندن کی لڑکیوں کو بھی مات دے دی ہے۔ ارمینا ایک دم گھبرا گئی، وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ عباد بھائی اب ہم مہمانوں کے ساتھ بیٹھے نا۔ اس دوران ارسلان بھی اپنے کمرے سے نکلا، اسے دیکھا کہ ایک اجنبی لڑکا ارمینا سے بہت قریب کھڑا ہے، وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ ارسلان کا دل دھڑکا، اس کے چہرے پر جلن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ کون ہے؟ ارمینا کے جواب دینے سے پہلے ارسلان نے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہاتھ ملایا تھا۔ میں ارسلان ہوں، ارمینا کا بیسٹ فرینڈ اور اس کا بھائیزاد۔ اس کا دل جل رہا تھا، وہ ارمینا کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عباد نے متاثر کن نگاہوں سے اسے دیکھا، نائس ٹو میٹ یو۔ وہ محض سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ افطاری کے بعد چائے کا دور شروع ہوا، سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ صفیہ خالہ نے ارمینا کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہت خوبصورت ہو گئی ہو میری بچی۔ اسے جھینک کر سر جھکا لیا۔ ارمینا کے شرمانے پر انہوں نے جویریہ بیگم کی طرف دیکھا اور دھماکہ کیا تھا، جویریہ میں آج اپنی امانت واپس لینے آئی ہوں۔ سب چونک گئے، ارسلان ساکت ہوا۔ ارمینا نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ جویریہ بیگم نے ہاتھ میں تھاما گلاس وہیں رکھا۔ عالیہ نے بے ساختہ ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا، وہ سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ صفیہ خالہ نے مسکراتے انہیں اپنے بیگ سے خوبصورت رنگ نکالی، انہوں نے ارمینا کا ہاتھ تھاما اور انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ ارمینا حیران رہ گئی، اس نے ارسلان کی طرف دیکھا جو بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ سب اتنی جلدی؟ جویریہ بیگم گھبرائی، ارمینا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ باجی ہم نے سوچا کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں یہ رشتہ پکا کر لیں۔ عباد نے خود ارمینا کو پسند کیا ہے۔ عباد مسکرا رہا تھا، اس کی نظریں ارمینا پر تھی اور ارمینا کی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب دنگ رہ گئے۔ ارمینا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ ارسلان کی طرف دیکھنا چاہتی تھی مگر ڈر رہی تھی۔ اتنے میں نسینہ بیگم، ارسلان کی والدہ بھی وہاں موجود تھی، اٹھی اور انہوں نے مبارکباد دی۔ صفیہ باجی آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کی وجہ سے مجھے بھی ہمت ملی ہے، آج میں ایک اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ ارسلان کی سانس رک گئی، اسے چونک کر اپنی والدہ کو دیکھا۔ ہم نے بھی ارسلان اور عالیہ کا رشتہ طے کیا ہوا ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، دونوں گھرانوں کی عزت پڑے گی نا۔ ارسلان کے سر پر گویا دھماکہ ہوا تھا، عالیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، اسے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ارمینا کی طرف دیکھا جس کے اب رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ عالیہ بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے پسند ہے اور ارسلان کو بھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے ارسلان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آواز میں غصہ اور درد دونوں تھے۔ امی اب یہاں بیٹھ کر یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، میری مرضی جانے بغیر رشتہ؟ نسیمہ بیگم حیران ہوئی، بیٹا کیونکہ تمہارا رشتہ؟ ارسلان نے سختی سے ان کی بات کاٹی، نہیں امی میں زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں ہوں، عالیہ میری بہن جیسی ہے، وہ میری کزن ہے اور میں اسے بہن سمجھتا ہوں، اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سب کو سانپ سونگ گیا، البتہ عالیہ نے سکون کا سانس لیا، اس کے چہرے پر راحت تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور اسے فوراً سے اپنا میں موبائل پر ارمینا کا نمبر نکالا، پھر اس پر میسج ٹائپ کیا، فوراً سے اس رشتے سے انکار کر دو اگر مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اسے دیکھتے اور میسج ٹائپ کرنے کے بعد ارمینا کی طرف دیکھا تو موبائل میں ہی دکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں چند لمحے کے لیے ملی اور اگلی لمحے ارمینا نے اس کا میسج ڈیلیٹ کر کے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ عباد کو اس کے برابر میں بٹھایا گیا۔ ارسلان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، وہ تیز تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس ہو گئی تھی۔ عالیہ بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارمینا کا یہ کٹھور پن دیکھنے لگی،
تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مہمان منتشر ہوئے تو وہ فوراً سے اس کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ارمینا کی آنکھوں میں آنسو بہ گئے۔ میں مجبور ہوں، میں کیا کروں کہ سب کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹوں کہ میں ارسلان سے محبت کرتی ہوں؟ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن تم احتجاج تو کر سکتی تھی نا۔ اگر تم ارسلان کے حق میں گواہی نہیں دے سکتی تو کم از کم یہ تو کہہ سکتی تھی کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ ارمینا رو پڑی تھی اور وہ اپنے کمرے میں اب بند ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، لیکن ارسلان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ آج افطار میں ہونے والے واقعات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ عباد کا ارمینا سے بے تکلفانہ انداز، صفیہ خالہ کا انگوٹھی پہنانا اور پھر عباد کا خود اپنی محبت کا اعلان کرنا۔ ارسلان کے دل میں ایک کھنک سی تھی، ارمینا نے عباد کی انگوٹھی واپس کیوں نہیں کی؟ صرف روتی رہی، منہ پھیرتی رہی، لیکن اس نے صاف صاف انکار نہیں کیا۔ ارسلان کے ذہن میں شک کا بیج جنم لینے لگا۔ وہ بے اختیار اپنے کمرے سے نکلا اور آہستہ قدموں سے ارمینا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندھیرے میں سے ارمینا کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی دکھائی دی۔ خاموشی سے کھڑکی کے پاس آیا، اندر جھانکا۔ ارمینا کمرے کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا جسم کپکپا رہا تھا اور آنسو نے اس کا پورے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ ارسلان نے کھڑکی سے اندر جانے کی کوشش کی تو ذرا سی آہٹ ہوئی۔ ارمینا چونک گئی۔ کون ہے وہاں؟ ارسلان نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ، میں ارسلان۔ ارمینا نے گہری سانس لی، لیکن آنکھوں میں خوف نمایا تھا۔ ارسلان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم رات کو یہاں کیسے؟ ارمینا گھبرائی۔ ارسلان کی آنکھوں میں درد ہی درد تھا۔ میں وہی ارسلان ہوں جسے تم نے اپنی زندگی سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے۔ ارمینا تڑپ اٹھی۔ ارسلان، ایسا مت کہو، تم جانتے ہو میں تم سے کیا جانتا ہوں؟ ارسلان نے اس کی بات کاٹی۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ آج افطار میں تم نے عباد کی انگوٹھی کیوں نہیں اتار پھینکی؟ تم خاموش کیوں رہی؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا ہے۔ ارمینا نے بے اختیار اپنے آنسو پوچھے۔ میں مجبور ہوں ارسلان، تو سمجھو تو صحیح۔ مجبور؟ ارسلان نے تلخی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ اچھا لگے گا کہ میں خود اس رشتے سے انکار کر کے کہوں کہ مجھے ارسلان پسند ہے؟ کیا میں تمہیں اندازہ ہے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے؟ ارسلان چند قدم اس کے قریب آیا۔ میں نے بھی تو عالیہ کے رشتے سے انکار کیا نا۔ میں نے اسی وقت سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں اسے بہن سمجھتا ہوں، تو پھر تم کیوں نہیں کر سکتی ایسا؟ ارمینا نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ تمہارے لیے آسان تھا، تم مرد ہو، میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہاری ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، لیکن میری ذات پر کیچڑ اٹھانے کے لیے لوگ تیار رہیں گے، کیونکہ میں ایک لڑکی اور ایک لڑکی کو محبت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ارسلان کی آنکھوں میں اب غصہ ابھرا۔ لگتا ہے تمہاری نیت عباد کی دولت دیکھ کر نہ خراب ہو گئی ہے۔ ہاں بتا، وہ باہر رہتا ہے، امیر ہے، تمہیں لندن لے جائے گا، کیا یہی وجہ ہے کہ تم اب میری محبت سے دستبردار ہو رہی ہو؟ ہاں؟ ارمینا کے آنسو تھم گئے۔ اسے حیرانی اور دکھ سے ارسلان کو دیکھا۔ تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو ارسلان؟ میں تم سے ایسی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ارسلان نے رخ پھیر لیا۔ توقع؟ مجھے بھی تم سے توقع تھی کہ تم میرے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تم تو بس روتی رہی، دیکھتے رہی اور عباد کی انگوٹھی انگلی میں پہنے رہی۔ میں نے وہ انگوٹھی اتار دی ہے، دیکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ اس کی ہچکیاں بلند تھی۔ ارسلان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ اب دکھانے سے کیا فائدہ؟ تم نے وہاں کیوں نہیں اتاری؟ سب کے سامنے کیوں کہہ دیا کہ تم صرف میری ہو؟ ارمینا نے اس کی بے چینی محسوس کی، اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ ارسلان، میرا یقین کرو، میں صرف تمہاری ہوں، صرف تمہارے لیے میرا دل دھڑکتا ہے۔ ارسلان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ تو پھر ثابت کرو۔ ارسلان نے سختی سے اسے دیکھا۔ کیسے ثابت کروں؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ تمہارے پاس 2 دن ہے، یا تو انکار کرو اس رشتے سے، عباد کو صاف صاف کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور اس سے شادی نہیں کرو گی، یا پھر انجام کے لیے تیار رہو۔ ارمینا کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ 2 دن؟ ارسلان، تم مجھ سے ایسی توقع رکھتے ہو؟ تم میرے بابا کے بارے میں نہیں جانتے کیا؟ وہ رو پڑی تھی۔ ارسلان نے اس کی بات پھر کاٹی۔ میں جانتا ہوں، لیکن محبت میں قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اگر تم نے 2 دن میں فیصلہ نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے عباد کو چن لیا۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ارمینا،
अमीना ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा था। तुम बहुत जालिम हो अरसलान। अरसलान ने उसके करीब आकर उसके आंसू पूछे, लेकिन उसकी आंखों में वही सख्ती थी जो अमीना को तोड़ रही थी। जालिम नहीं, मजबूर हूँ, तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। अमीना ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद की। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं आबाद को चुन सकती हूँ? उसकी आवाज़ आंसू में डूबी हुई थी। मुझे नहीं मालूम, तुमने मुझे खुद मौका दिया है इसी वक्त इनकार ना करके। शायद मैं गलत हूँ, शायद तुम सच्ची हो, लेकिन मुझे यकीन चाहिए अमीना, ठोस यकीन। अमीना ने महज सर हिलाया। मुझे 2 दिन दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अरसलान चाहने के लिए मुड़ा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम नाकाम हुई तो फिर हमेशा के लिए। उसे अपनी बात अधूरी छोड़ वो दोनों खामोश खड़े थे, रात की तारीकी में अपने दिलों की धड़कनें गिन रहे थे। अरसलान ने आहिस्ते से उसके कान में सरगोश की। याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांस हो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं शायद फिर कभी तुम्हें दिखाई ना दूं। अरमीना ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरमीना ने उसे यकीन दिलाया था। अरसलान कमरे से लौट गया था। दोपहर के 11 बज रहे थे। घर में इफ्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अरमीना अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसे फैसला किया कि आज वो अपनी वालदा को सच बताएगी कि वो बात से शादी नहीं करना चाहती। उसका दिल अरसलान के लिए धड़कता है। उसने हिम्मत की और बाहर निकली। उसकी वालदा जवेरिया बेगम किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अमीना आहिस्ता से इनके पास गई और उनके पैरों में बैठ गई। अम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। अमीना ने झिझकते हुए कहा। तो जवेरिया बेगम ने अपना काम रोक दिया। क्या बात है बेटा, कहो। अमीना ने घबराते हुए उन्हें देखा। अम्मी, वो आबाद वाला रिश्ता, मैं वो अटकी तो जवेरिया बेगम ने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। क्या है बेटा? वैसे हर लड़की को शादी से पहले घबराहट होती है। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। अम्मी, मैं घबराहट की बात नहीं कर रही, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जवेरिया बेगम का हाथ रुक गया। उन्होंने बेटी को गौर से देखा और फिर हंस दी। अमीना, तुम भी ना, शादी से पहले हर लड़की यही कहती है कि उसे शादी नहीं करनी, डर लगता है, नया घर, नए लोग, ये सब सोचकर खौफ आता है। लेकिन बेटा, वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाता है। अमीना ने बेखटार सांस भरी। नहीं अम्मी, आप नहीं समझ रही, मैं वाकई शादी नहीं करना चाहती। मुझे इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल कर दी, जवेरिया बेगम ने उसकी बात काटी। मुझे पता है बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो, लेकिन माँ बाप होते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बात बहुत अच्छा लड़का है, अमीर है, बाहर रहता है, तुम खुश रहोगी। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मैं खुश नहीं रहूंगी। जवेरिया बेगम ने बेटी को रोते देखा तो उनका दिल पसीज गया। वो करीब आई और उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम्हें डर लग रहा है, मैं समझती। शादी एक बहुत बड़ा कदम है। जब मैं तुम्हारे अब्बा से शादी करके आई थी तो मुझे भी बहुत डर लगता था। नए घर में कैसे रहूंगी, सास क्या कहेंगी, नंदे कैसी होंगी। लेकिन देखो, वक्त गुजर गया और सब ठीक हो गया। तुम भी देखोगी, सब अच्छा होगा। उन्होंने उसे पचकारा तो वो तड़प उठी। अम्मी, ये डर की बात नहीं है, मैं बात को पसंद नहीं करती। उसने बलाखिर कह ही दिया। पसंद करना शादी के बाद भी हो जाता है बेटा। हमारे वक्त में तो शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को दिखते भी नहीं थे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो। अमीना के आंसू नहीं थम रहे थे। वो कह नहीं पा रही थी कि उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। वो इस्लाम का नाम लेना भी चाहती थी, लेकिन अल्फाज गले में अटक रहे थे। नुसरत बेगम ने बेटी को सीने से लगा लिया। रो मत बेटा, हर लड़की को ये दिन देखना पड़ता है, घर छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। तुम मजबूत बनो, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अमीने अमीना ने अपनी अम्मी को की बाहों में सर छुपा लिया। वो कह नहीं पा रही थी कि उसे कोई और चाहिए। वो कह नहीं पा रही थी कि उसका दिल तो अरसलान के नाम की धड़कनों से बड़ा है। जवेरिया बेगम ने बेटी का माथा चुमा कहा, बस अब ये ख्यालात ना दिल से निकाल दो। ईद के बाद तुम्हारी शादी है, सब खुशियां मनाएंगे, तुम भी खुश हो हमारे लिए।
अमीना ने सर उठाया और माँ को देखा। वो कहना चाहती थी, लेकिन माँ की आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं चुप हो गई। अफ्तार के बाद का वक्त था। घर में सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। अमीना और आलिया छत पर बैठी थी। रात का अंधेरा छा चुका था और दूर अफक पर चांदनी फैली हुई थी। अमीना उदास बैठी थी, उसकी आंखें नम थी। आलिया उसके पास बैठी, उसका हाथ थामे हुए थी। कब तक आखिर यूं ही मातम मनाती रहोगी? कुछ सोचा भी है कि नहीं? आलिया ने हमदर्दी से उससे पूछा तो अमीना ने अपने आंसू साफ किए। आलिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अम्मी को बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। उन्हें लगा मैं शादी से डर कर ऐसा कह रही हूँ। आलिया ने हैरत से उसे देखा। तो क्या तुमने अरसान वाली बात नहीं बताई? अमीना ने नफी में सर लाया। कैसे बताती? अम्मी कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर मैं रिजलान का नाम लेती तो वो और ज्यादा बुरा मान जाते। आलिया ने बेइख्तियार कुछ सोचा। तुम ठीक कह रही हो अमीना, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है और सलाम की मोहलत भी खत्म हो रही है। उसके बाद वो सर फिरा क्या करेगा कुछ मालूम नहीं, और इससे पहले कि हमें ये कोई तरीका निकालना होगा। अमीना भी हद मायूस हो गई थी। क्या तरीका? सब कुछ तय हो चुका है। ईद के बाद शादी में बुरी तरह फंस गई हूँ। आलिया उसके आंसू बहने लगे। आलिया कुछ देर खामोश रही। उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था। अमीना, मुझे एक आइडिया है। वो चहकी तो अमीना ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। कैसा आइडिया आलिया? आलिया उसके करीब आई, उसके कान में सरगोशी की। मेरी एक जानने वाली खातून है, बहुत नेक है। लोग उन्हें नजर का इलाज करवाने वाले मानते हैं। अमीना बदमजा हुई। तो सुनो आलिया, उसे तफसील बताने लगी। कल तुम्हें सहरी के वक्त अचानक चिल्लाना है कि मुझे कुछ हो रहा है, पेट में दर्द है, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत तकलीफ है। अमीना ने घबरा कर उसे देखा। पागल हो क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? आलिया ने मुस्कुराते उसके सर पर चिपट लगाई। थोड़ा सा अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करने वाला है ना, नेक नियत से कर रहा है। अमीना ने अपना सर पीट लिया। फिर क्या होगा? आलिया के प्लान्स हमेशा इसी तरह खतरनाक हुआ करते थे। और क्या होगा? तुम चिल्लाओगी तो सब घर वाले दौड़े आएंगे। अम्मी, चची, खाला सब वहां मौजूद होंगे। सबको परेशान देखकर मैं कहूंगी कि मुझे लगता है अमीना पर नजर लग गई है। अमीना की आंखें हैरत से फैल गई। नजर? तुम्हारा दिमाग खराब है आलिया, हम इस तरह नहीं कह सकते। और मैं क्या कहूंगी? मेरे रिश्ते की वजह से नजर लग गई। मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत नेक है, उन्हें बुला लेते हैं। अमीना ने गहरा सांस भरा। फिर क्या होगा? किसे लाओगी अपने साथ? आलिया ने शरारत से आंख मारी। अरे रात चलती किसी भी आंटी को बुला लूंगी, थोड़ा बेहतर करवा लूंगी और से एक रटी रटाई लाइनें याद करवा दूंगी। अमीना हैरानी के समंदर में डूबी उसे देख रही थी। लेकिन तुम उन्हें कहोगी क्या? आलिया ने आंख मारते हुए उसे देखा। मैं कहूंगी आंटी, क्या आप कहीं ये रिश्ते में इस्तिखारा नहीं किया? इस्तिखारा करें, क्योंकि रिश्ते में कोई रुकावट आ रही है। घर वाले खुद ही कर लेंगे और उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। और फिर अमीना ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आलिया की तरफ देखा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस्तिखारा अच्छा ही आ गया तो फिर क्या होगा? आलिया ने उसे प्यार से थाम लिया। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा जहाँ दिल नहीं लग रहा वहां इस्तिखारा ठीक है। तुम देखना, इस्तिखारा ठीक नहीं आएगा, फिर तुम्हारा इस रिश्ते से तुम्हारी जान छूट जाएगी। हसीना को मोहलत से पहले भी ये सब करना है, तो बस शर्त यह है कि तुम अच्छी सी अदाकारी करना। अगर तुम्हारी अदाकारी कमजोर हुई तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। मीना पहली बार फंसी थी। तुम फिक्र ना करो, मैं अच्छी अदाकारी करूंगी। अब पता पूरा प्लान किया है। आलिया ने धीरे धीरे उसे बताना शुरू किया। कल सहरी में तुम जोर जोर से चिल्लाना, और हम करेंगे ना वो हल्दी वाला पाउडर लगा लेना जो मेरी अम्मी लगाती है। अच्छा, तो फिर तुम कब बुलाओगी आंटी को? अमीना ने इसकी बात काट कर पूछा। अरे इफ्तार के वक्त किसी को भी ले आऊंगी, सारे जुमले याद करवा दूंगी जो मैंने तुम्हें कही। अगर किसी ने इसे पहचान लिया तो आलिया की बात पर अरबी में अपना खौफ जाहिर करना। आलिया ने इसे गले लगाया और कहा, फिक्र ना करो, मैं हूं ना, अरसान तुम्हारा है, कोई नहीं छीन सकता। आंटी को कोई नहीं पहचान सकेगा। अमीना की आंखें नम थी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उसे आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, आलिया के जरिए मेरी मदद फरमा, मेरी मोहब्बत को कामयाब कर दे। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों कज़नें छत से उतरी और अपने कमरे में चली गई। अमीना ने सोचा कि कल एक नया दिन होगा और शायद उसके मसाइल का हल भी। अगले रोज सहरी का वक्त था। सब लोग खाने में मसरूफ थे। अमीना ने आलिया की बताई हुई हदायत पर अमल किया। अचानक उसने अपने पेट को पकड़ा और जोरदार चीख मारी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सब घबरा कर उठ खड़े हुए।
जवेरिया बेगम, नसीमा बेगम सब ढूंढे हुआ है। अरसान भी वहां आ गया। उसके चेहरे पर फिक्र थी। अमीना कराह के रह गई। उसका चेहरा फीला पड़ गया। आलिया मौका पर मौजूद थी। अम्मी, मुझे लगता है अमीना पर नजर लग गई है। नए रिश्ते की वजह से किसी की नजर लग गई है। जवेरिया बेगम चौंकी। नजर? लेकिन उसका क्या करे? आलिया ने फौरन से अपना वदा पेश किया। मेरी एक जानने वाली खातून है, बहुत नेक है, उन्हें बुला लेते हैं, वो नजर का इलाज जानती है। अमीना ने अपनी हंसी चुपाई तो अरसान ने मंजर देखा था। मैं भी उन्हें फोन करती हूँ, वो आ जाएंगी अफ्तार के वक्त। आलिया ने अमीना का हाथ पकड़कर फिक्रमंदी की एक्टिंग की। शुक्रिया आलिया, तुम हो तो कोई गम ही नहीं है। अरसान ने उन दोनों की ये सरगोशी सुनी। वो मुस्कुरा दिया। वो उनका प्लान समझ गया था। अफ्तारी के बाद जब सब लोग चाय पी रहे थे तब घंटी बजी। आलिया ने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग खातून खड़ी थी। सफेद दुपट्टा, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में ऐनक और हाथ में एक बड़ी सी तस्बीह थी। ये वही बुजुर्ग आंटी थी जिन्हें आलिया ने बुलाया था। तशरीफ लाई आंटी जान। वो अंदर तशरीफ लाई। आंटी ने सर हिलाया और अंदर आ गई। जवेरिया बेगम, नईमा बेगम और सफिया खाला ने उन्हें देख कर ताज़ीम की। आए खातून, बहुत मेहरबानी, आपने इतनी दूर से आने का तकल्लुफ किया। जवेरिया बेगम ने कहा तो मुस्कुराई। कोई तकल्लुफ नहीं बेटा, बच्ची की तकलीफ देखकर दिल बेकरार हो गया था। कहाँ है वो? ये सुनते ही आलिया ने अमीना को आवाज दी। अमीना, आंटी आ गई है, जरा बाहर आओ। अमीना बाहर आई तो आंटी ने उसे गौर से देखा, फिर उसके सर पर हाथ रख के कुछ दम किया। सब खामोशी से देख रहे थे। अमीना, तुम पर जरूर नजर है, कोई तुमसे हसद करता है। जवेरिया बेगम घबरा गई। आप कोई इलाज बताए ना। सफिया खल्ला ने भी उनकी तायद की तो आंटी ने पुरसोच नजरों से उन्हें देखा। इलाज तो ये है, लेकिन सबसे पहले इस रिश्ते का इस्तिखारा करो। ये रिश्ता तुम लोग कर रहे हो ना आबाद नामी लड़के से। वहां मौजूद तमाम लोग चौंक से गए। हाँ, यही रिश्ता है। आंटी ने गहरी सांस ली। मैं इस्तिखारा करती हूँ, कल दोपहर तक बता दूंगी कि ये रिश्ता ठीक है या नहीं। अल्लाह की जो मर्जी होगी वही बेहतर होगा। अरसान तो कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण थी। अरमीना ने आलिया की तरफ देखा। आलिया ने आंख मारी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अगले लम्हे वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। सफिया खाला अचानक उठी। इस्तिखारा आपको करने की जरूरत नहीं है। आंटी चौंक गई। क्यों बेटा? वो पूछे बगैर न रह सकी। क्योंकि मुझे इस्तिखारा करना आता है। मैं खुद अपने बेटे आबाद के लिए इस्तिखारा करके ही ये रिश्ता किया है। कमरे में सुनाटा छा गया। आलिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अमीना की तरफ देखा। अमीना बिल्कुल साकित थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अहसान का दिल ठहर गया। वो दीवार से लग गया। उसे लगा जैसे जमीन पांव तले से निकल गई हो। कई दिन गुजर गए। आलिया का प्लान नाकाम हो चुका था। सफिया खाला का इस्तिखारा मंजूर हो चुका था। अब घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, मगर 2 दिन ऐसे थे जो बुरी तरह से टूट चुके थे। अमीना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। वो मुसलसल 3 दिन से कुछ खा पी भी नहीं रही थी। आलिया उसके पास बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। अमीना, प्लीज कुछ तो खा लो, तुम खुद को मार डालोगी क्या? आलिया कुछ नहीं बोली। मेरा दिल नहीं मानता। असलान ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। वो मुझे देखकर मुंह फेर लेता है। मैं जीते जी मर ही तो गई हूँ। उसकी आवाज रोल सी गई। तुम परेशान ना हो, हिम्मत नहीं हारो, अभी कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगी। उसी उम्मीद दिलाने लगी। नहीं आलिया, अब कुछ नहीं हो सकता। सफिया खाला का इस्तिखारा हो चुका है, सब मान चुके हैं, बस मैं हूं कि नहीं मान रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जवेरिया बेगम अंदर आई। उनके चेहरे पर खुशी थी। अमीना बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, बात तुम्हें लेने आ रहा है, शॉपिंग पर ले जाने के लिए, शादी की तैयारी करनी है ना। अमीना के दिल पर जैसे छुरी चल गई। उसे बेबसी से आलिया की तरफ देखा। चची, अमीना की तबीयत ठीक नहीं है। आलिया ने उसकी मदद की। क्या तबीयत? शादी की खुशी में सब ठीक हो जाता है। जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, अब आते इंतजार कर रहा है। अमीना ने मजबूरन सर हिलाया। वो उठी और तैयार होने लगी। आलिया ने उसकी मदद की। आईने के सामने खड़ी अमीना सोच रही थी, काश ये सब ख्वाब हो। वो तैयार होकर जब बाहर निकली तो आबाद खड़ा मुस्कुरा था। अमीना ने कुछ कहे बगैर उसके पीछे चल दी। गाड़ी में बैठते उसकी नजरें घर की तरफ थी। उसे अरसान खिड़की में खड़ा दिखाई दिया। उसे ही देख रहा था। आंखों में दर्द था। अमीना का दिल चाह के गाड़ी से उतरकर उसके पास भाग जाए, लेकिन उसके पांव बेबस थे। गाड़ी चल पड़ी। आबाद खुश था। वो अमीना को मुख्तलिफ दुकानों पर लेकर जा रहा था। खूबसूरत कपड़े, जूते, जेवरात, हर चीज खरीद रहा था।
وہ ارمینا سے پوچھتا کہ یہ پسند ہے وہ پسند ہے. ارمینا صرف سر ہلا دیتی اور اس کا دل وہاں نہیں تھا. وہ بار بار ارسلان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے تو آباد کے ہاتھ میں بہت سا سامان تھا. جویریہ بیگم بہت خوش تھی. صفیہ خالہ بھی مسکرا رہی تھی. امینا اندر آئی تو اس کی نظریں ارسلان کو ہی ڈھونڈ رہی تھی. وہ چھت پر کھڑا تھا اور نیچے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا. ارسلان کو لگا جیسے اس کا دل چیر کر رکھ دیا گیا ہو. وہ نیچے اترا اور سیدھا ارمینا کے پاس آیا. اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، درد تھا، تکلیف تھی. امینا ذرا بات سنو. امینا گھبرا گئی. اس کے پیچھے چلی گئی. دونوں چھت پر آئے. پہلی بار تھا کہ کئی دنوں بعد وہ اکیلے مل رہے تھے. سامنے سے دیکھا. آنکھوں میں آنسو تھے. تم خوش ہو؟ امینا نے سر جھکا لیا. ارسلان نے اس کی بات کر لی. مت بتاؤ، میں نے سب دیکھ لیا. تم آباد کے ساتھ شاپنگ پر گئی، خوب ہنس رہی تھی، خریداری کر رہی تھی. لگتا ہے تم بھول گئی سب کچھ. امینا نے آنسو پوچھتے اسے دیکھا. تم نہیں سمجھو گے، میں مجبور ہوں. ارسلان نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. مجبور؟ ہاں، میں نے بھی سوچا کہ شاید تم مجبور ہو. شاید تمہارے گھر والے تم پر زبردستی کر رہے ہیں. شاید تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن آج تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ تم خوش ہو. تم آباد کو پسند کرنے لگی ہو. امینا نے رو کر نفی میں سہا. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں صرف... ارسلان نے پھر سے اس کی بات کاٹی. بس کافی ہے المیرا، میں نے بہت سوچا، بہت انتظار کیا. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ 2 دن کی مہلت ہے. تم نے وہ 2 دن بھی ضائع کر دیا. تم نے کوشش ہی نہیں کی. ارمینا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ بول نہیں پا رہی تھی. میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا. عالیہ کے رشتے سے انکار کیا، سب کے سامنے اپنی محبت کا اعلان کیا، انتظار کیا، امیدیں باندھی. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم خاموش رہی، تم ڈرتی رہی. تم نے کبھی میرے لیے کھڑے ہونے کی کوشش تک نہیں کی. ارمینا نے بے بسی سے اسے دیکھا. ارسلان، تم نہیں جانتی میں نے کیا کیا ہے. عالیہ نے ایک پلان بنایا تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا. صفیہ خالہ کا استخارہ. ارسلان نے تلخی سے دیکھا. اب سب ختم ہے. امینا نے قریب آ کر سے دیکھا. سمت کو اللہ محبت کرنے والے کو جدا نہیں کرتا. ارسلان 2 قدم پیچھے ہٹا. اب بہت دیر ہو چکی ہے ارمینا، میں نے فیصلہ کر لیا. امینا کی سانس رک گئی. کیسا فیصلہ؟ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اب ہمارے رشتے جدا ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. امینا کو لگا جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی ہو اور ڈگمگائی. دیوار کا سہارا لیا. میں لندن جا رہا ہوں. تمہیں آباد جیسا بن کر دکھاؤں گا. امیر بنوں گا، باہر رہوں گا. شاید تمہیں تب افسوس ہو کہ تم نے مجھے کیوں کھو دیا. امینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تم لندن جا رہے ہو؟ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ چلائی تھی. تم نے خود مجھے چھوڑ دیا. اب میں کیا رہوں؟ یہاں رہ کر ہر روز تمہیں آباد کے ساتھ دیکھوں اور یہاں رہ کر اپنے دل پر پتھر رکھوں؟ نہیں ارمینا، میں یہ سب نہیں جھیل سکتا. امینا نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی لیکن ارسلان نے ہاتھ روک دیا. میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا. مجھے جانا ہے دور، بہت دور، تاکہ تمہیں بھول سکوں. امینا کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہونٹ کانپ رہے تھے. پورا جسم کانپ رہا تھا. ارسلان، تم مجھے بھول جاؤ گے؟ ارسلان نے اسے آخری بار دیکھا. آنکھوں میں محبت تھی لیکن شاید وہ مر رہی تھی. بھولنا چاہوں گا، شاید وقت کے ساتھ بھول جاؤں، لیکن اگر نہ بھول سکا تو پھر بھی واپس نہیں آؤں گا. تم خوش رہو ارمینا، آباد کے ساتھ خوش رہو. یہ کہہ کر ارسلان مڑا اور چلا گیا اور ارمینا وہیں کھڑی دیکھتی رہی. ان کی یہ الوداعی ملاقات عالیہ نے دیکھی تھی اور آخری فیصلہ لے لیا تھا. رمضان کی آخری رات تھی. عید کا چاند نظر آ چکا تھا. گھر میں عید کی خوشیاں تھی. ایک طرف ارمینا اور آباد کا نکاح تھا تو دوسری طرف ارسلان کے لندن جانے کی تیاریاں. ارسلان کا سوٹ کیس پیک تھا. اس کی فلائٹ عید کی رات 12 بجے کی تھی. وہ جانے سے پہلے ایک بار ارمینا کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس نے خود کو روک لیا. بہت دیر ہو چکی تھی. اب کسی اور کی ہونے والی تھی. اسے اپنے دل کو سمجھایا. ادھر نکاح کا ہال سجا ہوا تھا. پھولوں کی سجاوٹ، بڑکی کمکموں کی روشنی، ہر طرف رونق تھی. مہمان آنا شروع ہو چکے تھے. امینا دلہن کی جوڑے میں ملبوس تھی. وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے. عالیہ اس کے پاس کھڑی تھی. وہ بھی بہت اداس تھی. امینا، میں بہت معافی چاہتی ہوں. اگر میں اپنا پلان کامیاب کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. امینا نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکراہٹ جھوٹی تھی. عالیہ، یہ سب لکھا تھا. شاید ہماری محبت اللہ کو منظور نہیں تھی. عالیہ نے اسے ٹوکا. نہیں، اب بھی یقین رکھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا.
अमीना ने अफसोस से सर उठाया। कुछ नहीं हो सकता, अरसलान आज रात लंदन जा रहा है और मेरा निकाह हो रहा है, दोनों एक ही वक्त। शायद ये अल्लाह की मर्जी है। निकाह का वक्त करीब था, मेहमान आ चुके थे, मौलवी साहब भी तशरीफ लाए। अब आदमी दुल्हा के जोड़े में मलबूस था, वो खुश था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी कैफियत थी। अमीना को निकाह के लिए बुला लिया गया। वो कपकपाते हुए आगे बढ़ी, उसकी नज़र मुसलसल दरवाजे की तरफ थी कि शायद अरसलान आ जाए, शायद कुछ हो जाए। लेकिन दरवाजे से सिर्फ मेहमान आ रहे थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। अबाद बिन फैसल, आपने अमीना बिनते सालेह को अपने निकाह में कबूल किया? अबाद ने धीरे से कबूल है कहा। अमीना तरफ उठी। मौलवी साहब ने एक बार फिर पूछा, अमीना बिनते सालेह, आपने अबाद बिन फैसल को अपने निकाह में लेना कबूल किया? अमीना की जुबान एकदम बंद हो गई। उसका दिल बंद होने के करीब था। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, वो बोल नहीं पा रही थी। मौलवी साहब ने भी पूछा, बेटा जवाब तो कबूल है या नहीं? अमीना ने मुश्किल कहना चाहा, लेकिन उससे आगे उसकी जुबान नहीं बढ़ पा रही थी। तभी अबाद ने अचानक हाथ खड़ा कर दिया। रुक जाए मौलवी साहब। सब चौंक गए। सबकी नजरें अबाद पर थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सफिया खाला ने घबरा कर उसे देखा। बात क्या हुआ, तुम क्यों रोक लिया निकाह? अबाद ने सबकी तरफ देखा। मैं ये शादी नहीं कर सकता। कमरे में हलचल मच गई। जवेरिया बेगम उठ कर, क्या तुम ये क्या कह रहे हो अबाद? सब क्या है, आखिर वजह क्या है? अबाद ने संजीदगी से उन्हें देखा। खाला, अम्मी सुने, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। कमरे में एकदम सन्नाटा और फिर शोर मच गया। सब हैरान थे। सफिया खाला का रंग उड़ गया। क्या शादीशुदा हो? हमें क्यों नहीं बताया? अम्मी मैं आपको बताने वाला था, लेकिन आपने अचानक अमीना वाला रिश्ता तय कर दिया। अब मैं दबाव में आ गया, लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूँ। अमीना ये सब सुनकर हैरान हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और दूसरी बात, अमीना का हकदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है। वो कौन है? जवेरिया बेगम चौंक सी गई। अब बाद में मेहमानों के पीछे बैठे एक शख्स की तरफ इशारा किया। अरसलान। अरसलान वहां मौजूद था। वो एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। अबाद की बात सुनकर वो चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़का। अबाद ने अरसलान की तरफ बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। इसे अपनी जगह लिया। तुम बैठो यहाँ, आज का दिन तुम्हारा है। अरसलान ने घबरा कर उसे देखा। बात तुम क्या कर रहे हो? अबाद ने मुस्कुराते उसे देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब पता चल गया मुझे। आलिया ने मुझे सारी हकीकत बता दी। उसने बताया कि अमीना और अरसलान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और उसने ये भी बताया कि ये दोनों किस कदर बेचैन है। अरसलान की आंखों में आंसू थे। बात तुम सच कह रहे हो? अबाद ने उसे गले लगा। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और तुम लोग अपनी जानों पर जुल्म करने जा रहे थे। वैसे मैं भी दबाव में आ गया था, लेकिन आलिया ने मेरी आंखें खोल दी। अमीना ये सब सुनकर बेहाल थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। और अरसलान को देख रही थी। अरसलान उसे देख रहा था। अब अबाद अपनी वालदा की तरफ में, अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, पहले इन दोनों का निकाह होने दे। अबाद ने मौलवी साहब को इशारा किया। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने लगे। अरसलान और अमीना एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी दोनों की आंखों में मोहब्बत थी, शुक्रगुजारी थी और बेपनाह खुशी थी। मौलवी साहब भी अरसलान की तरफ देखा। अरसलान बिनते अली, आपने अमीना बिनते सालिया को अपने निकाह में लेना कबूल किया? अरसलान ने भराई हुई आवाज में कबूल है कहा था। अब मौलवी साहब ने अमीना से पूछा, अमीना बिनते सालिया, आपने अरसलान बिन अली को अपने निकाह में लेना कबूल किया? अमीना ने आंसू भरी आंखों से अरसलान को देखा और कबूल है कहकर मुस्कुराई थी। पूरे हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। आलिया खुशी से नाचने लगी और मीना के गले लगी। देखा, मैंने कहा था ना कि हिम्मत नहीं हारूंगी मैं। तुम नहीं, अबाद ने हिम्मत नहीं हारी। अरसलान ने लुकमा दिया। अबाद आ गया। तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी दुआ है। बल्कि मेरी अपनी बीवी से लड़ाई भी तुम दोनों की वजह से ही खत्म हुई है, वरना मैं अभी उसे अनजाने में दुख दे देता। अबाद ने मुस्कुराते हुए तराफ किया। तुमने आज मुझे मेरी जान वापस दी है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरसलान ने नरमी से अमीना का हाथ थामा। सफिया खाला और जवेरिया बेगम ने भी एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। बाजी, लगता है अल्लाह को यही मंजूर था। सफिया खाला मुस्कुराई थी। हमने तो अबाद की इस्तिखारे पर भरोसा किया, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अरसलान की वालदा
नसीमा बेगम भी वहाँ मौजूद थी। वो बहुत खुश थी। उन्होंने अरमीना को अपनी बहू बनाकर गले लगाया। सब लोग खुशियों में मगन हुए तो इस्लान ने अरमीना के कान में सरगोशी की थी। तुम्हें पता है, हमारी फ्लाइट आज रात 12 बजे थी। मैं लंदन जा रहा था, तुम्हें भूल ले। अरमीना ने मुस्कुराते उसे देखा। और अब? इस्लान ने उसका हाथ थामते हुए नफी में सर लाया। अब मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरी मंजिल तुम हो, मेरा लंदन तुम हो, मेरी सारी दुनिया ही तुम हो। अरमीना ने उसके सीने पर सर रख दिया। बहुत डर गई थी। मुझे लगा तुम हमेशा के लिए चले जाओगे। असलान ने उसके बालों पर हाथ फेरा। तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जा सकता। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरी रूह मुझसे जुदा हो रही है। तब से ये बात उनके पास चला आया। असान, अब तुम लंदन वाला प्लान कैंसिल करो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। कैसा तोहफा? उन दोनों ने बैक वक्त पूछा। मैंने तुम दोनों के लिए उम्रा का प्रोग्राम कर दिया है। कल ईद के बाद तुम लोग उम्रा के लिए जाओगे। अमीना और अरसलान की आंखें खुशी से चमक उठी। रात के तक खुशियां मनाई गई। ईद की आमद थी। चांद ने अपनी पूरी आबोताब दिखाई। अमीना और अरसलान छत पर खड़े थे। ईद का चांद चमक रहा था। अमीना ने चांद को देखा और अरसलान के कंधे से सर टिका दिया। अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। तूने मेरी मोहब्बत को कामयाब कर दिया। तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अरसलान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों खामोश खड़े थे, लेकिन उनके दिल बोल रहे थे। ये इनकी मोहब्बत की पहली रात थी। ईद का दिन खुशियों भरा गुजरा। शाम को अरमीना और अरसलान उम्रा के लिए रवाना हुए। जाते वक्त अरमीना ने आलिया को गले लगाया। आलिया, तुम हो तो किसी पर गम नहीं। आलिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा। बस खुश रहो और दुआ में याद रखो। गाड़ी रवाना हुई। अरमीना और अरसलान एक नई जिंदगी की तरफ बढ़े थे। रमजान की बरकतों ने उनकी मोहब्बत को परवान चढ़ाया था। ईद की खुशियां उनके साथ थी और अल्लाह की रहमत उन पर साया फगन थी। रमजान का चांद गरूब हो चुका था, लेकिन उनके दिलों में मोहब्बत का चांद तलू हो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। और ये सब कुछ आलिया की कोशिशों और आबाद की आला ज़रफ़ी ने मुमकिन कर दिखाया था कि अरमीना और अरसलान एक हो गए थे, वरना उन दोनों ने तो हम हिम्मत ही हार दी थी और मोहब्बत पर मिट्टी डाल दी थी। लेकिन अल्लाह का मंसूबा अलग होता है ना, सबसे जुदा था। और अब अरमीना और अरसलान एक दूसरे का हाथ थामे हरम शरीफ में दाखिल हो रहे थे। खाना काबा को देखते उनकी आंखों से आंसू जारी थे और दिल से शुक्रगुजारी के अल्फाज निकल रहे थे कि मोहब्बत अपनी तकमील तक पहुंच चुकी थी। और अब वो दोनों अपनी मुजाजी मोहब्बत के हमरा हकीकी मोहब्बत पाने की कोशिशों में थे।